उसके बाद फिर इनडायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, सीधा ऑस्टियोपोरोसिस मौत नहीं करता। जी हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ रही हैं, भूपिंदर कौर हैं चंडीगढ़ से, ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा सवाल पूछना चाहती हैं। जी भूपिंदर जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या है आपका सवाल? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। ऑस्टियोपोरोसिस है, हाँ जी, ज्यादा है, और ये ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसके लिए आप एक डॉक्टर का दिखाइए, और जो इसका इलाज होता है, दवाइयां इसके लिए बहुत अच्छी आ गई हैं, उसको शुरू करिए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मैं हर मरीज को बताता हूं कि ऑस्टियोपोरोसिस का अगर आपने इलाज शुरू करना है तो ये बहुत लंबा इलाज है। ये इसका जो फर्क है 15 दिन या 20 दिन में नहीं पड़ता, 3 से 6 महीने में जाकर इसका असर शुरू होता है और काफी लंबा दवाई खानी पड़ती है। तो एक बार अगर आप दवाई शुरू करेंगे तो उसको बंद नहीं करना। यानी भूपिंदर जी, आपको डॉक्टर से तुरंत जांच करानी चाहिए और दवाई लेनी चाहिए, और रेगुलरली दवाई लेनी चाहिए, पूरा इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर मेहरा, हमारी एक दर्शक हैं रूही तनेजा हैं शिमला से, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी पूछी है। वो जानना चाहती है, उनकी बेटी है, उसमें काफी ये टेंडेंसी है वेट अचानक पुट ऑन करना या वेट रिड्यूस हो जाना अचानक, तो क्या ये कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है आगे जाकर उसके? नहीं, आगे तो नहीं बन सकता, लेकिन उस समय काफी तकलीफ कर सकता है कि जो ये लड़की एकदम से ज्यादा वेट गेन या लॉस करती है। उनकी बेटी की उम्र 25 साल है। हाँ, तो उनमें ये टेंडेंसी होगी, नेचुरली पतला ही होना चाहती होगी वो, तो उसमें है कि उसकी डाइटरी इंटेक साथ एडिक्वेट रखे, क्योंकि जो पतला होने की कोशिश ये डाइट के थ्रू करती हैं। तो डाइट में जो हमारी प्रोटीन्स या कैल्शियम है वो जब ये कम कर देती हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट जरूर ले। अगर ये नहीं लेती तो एकदम से इनको सडन जो बॉडी के अंदर वेट बढ़ना या अचानक वेट कम होना कर सकता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस का कारण हो सकता है। कर सकता है जी। आमतौर पर एक धारणा है लोगों में कि पतले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी ज्यादा होती है, सही है ये? आजकल आई थिंक पतलों के पीछे मत पड़िए कि पतला होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं, गलत धारणा है ये जी। और सबको मैं राय दूंगा कि पतला ही होइए जी। डॉक्टर मेहरा, एक मैंने ये कहीं पढ़ा था कि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ऑस्टियोपोरोसिस का जो हाई पॉइंट होता है ये बहुत ज्यादा जाकर जब उभरती है 70 से 80 की उम्र में उभरती है, जबकि भारत में ये उम्र है 50 से 60 साल, जब ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में पहुंचती है। तो फिर इतना ये फर्क क्यों? मतलब भारत में 10 से 20 साल पहले हो जाती है। का यही एक कारण होता है कि वहाँ की डाइट जो है बेटर है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं वो जी। और इसके अलावा कोई कारण नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, जहाँ पे एडिक्वेट सनलाइट नहीं है, वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा है। इटली के कुछ इलाके हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस काफी ज्यादा होती है। क्या कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल का फर्क है इन देशों में, पश्चिमी देशों में और भारत में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पश्चिम देश में भी वो व्यक्ति जो ज्यादा एक्टिव नहीं है या इमोबाइल है किसी कारणवश, तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस पहले देखने को मिलेगा जी। यानी नियमित तौर पर व्यायाम करना चाहिए, उससे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से कहीं ना कहीं बचाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के एक बार फिर हमारे हेल्पलाइन कार्यक्रम में। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर मेहरा से ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों और लक्षणों पर चर्चा की, और अब हम जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कैसे किया जाता है। डॉक्टर मेहरा, इलाज से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की जांच कैसे की जाती है, डायग्नोज कैसे किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारे पास काफी मरीज जो आते हैं जिनका हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे में हड्डी इतनी कमजोर होती है जिसको हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ऑस्टियोपीनिया का मतलब कि जो एक्सरे में हड्डी का कमजोर लग रहा है मांस, तो उससे हमें काफी आइडिया लगता है कि कहीं इसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रहा, तो उस केसेस में हम डेक्सा स्कैन कराते हैं, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीट्री। अब ये जो डेक्सा स्कैन है ये एक एक्सरे की तरह ही है, ऐसा इसमें कोई रेडिएशन वगैरह का इतना डर नहीं होता जितना लोग डरते हैं कि इसमें कहीं इनको ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो डेक्सा स्कैन ही एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम आजकल यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा इंडायरेक्ट कुछ टेस्ट हैं, कुछ खून की जांच है, कुछ यूरिन की जांच है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी कारगर नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की डेक्सा स्कैन है। तो उन मरीजों में जिनमें ज्यादा टेंडेंसी लगती है ऑस्टियोपोरोसिस होने की, तो उन्हें डेक्सा स्कैन हम कराते हैं जी। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से जुड़ा सवाल। ये रघुवीर प्रसाद है पंचकूला से। जी रघुवीर जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की उम्र करीब 63 ईयर्स है और 2-3 दिन पहले उनको रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया था बाल्टी उठाते वक्त। अचानक ये सब चीजें हुई हैं। क्या ये कि बीमारी से चीजें तो नहीं है, और क्या मुझे इसके लिए आगे कोई इसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं क्या वो चीजें करवानी चाहिए हमें, कि क्या करना चाहिए? कितनी उम्र बताई अपने अपनी वाइफ की? 63 ईयर्स। 63। रघुवीर जी, आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस के जो 3 कॉमन फ्रैक्चर, कॉमनेस्ट रीढ़ की हड्डी का, कुल्ले का और कलाई का, तो अगर कलाई में फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि अब आगे के लिए, ताकि और आगे फ्रैक्चर ना हो, इनका बिल्कुल जांच कराइए, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट होता है तो इसकी आप दवाई लीजिए।
जी डॉक्टर मेहरा, टेस्ट कब कराना चाहिए? आपने रघुवीर जी को बताया कि उन्हें अपनी पत्नी की तुरंत जांच करानी चाहिए। उनकी उम्र है 63 इयर्स, काफी ज्यादा एज है, तो कब जांच करानी चाहिए? यानी एक पर्टिकुलर उम्र हो जाने के बाद, यानी 40 हो गई है तो जांच करानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमें हर व्यक्ति में डेक्सा स्कैन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क है, अब हाई रिस्क में जो दवाइयों पर चल रहे हैं, खासकर स्टेरॉइड्स या जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, मिर्गी की दवाई चल रही है, या पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, या सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हम कहते हैं बुजुर्गों में, वो 50-55 के बाद हमें एक बार डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं पोस्ट मीनोपॉजल की बात करता हूँ औरतों में खासकर, ये नहीं कि हर मीनोपॉज के बाद हर औरत का ऑस्टियोपोरोसिस होगा, सिर्फ 15 से 20% होता है जिसमें संभावना होती है होने की। और ये बहुत रिसर्च चल रही है कि बाकियों में क्यों नहीं होता और 15-20 में क्यों होता है, तो इस पर भी काम चल रहा है। तो इसलिए हर पोस्ट मीनोपॉजल औरत को ऑस्टियोपोरोसिस की डर नहीं होना चाहिए, लेकिन जांच करानी चाहिए। जी, इलाज कैसे किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की? देखिए, इलाज इसका बहुत सिंपल है। हम सबको कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करिए, इनकरेज कि आप चलिए, ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए। इसके अलावा जो ड्रग्स होती हैं उसके अंदर हम कैल्शियम, विटामिन डी, और आजकल बहुत अच्छी ड्रग्स आ गई है जो कि वंस अ मंथ, वंस अ ईयर लेनी होती है, और उससे काफी जो है इसका। इसके अलावा कोई थेरेपी वगैरह भी दी जाती है? थेरेपी जो आप किस तरह की थेरेपी कह रहे हैं? दवाई की थेरेपी या दवाई के तौर पर? दवाई की थेरेपी आजकल इंजेक्शंस बड़े अच्छे आ गए हैं जो कि 1 ईयर दे दीजिए, उसके बाद सिर्फ कैल्शियम लीजिए, बाकी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहीं पर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में पढ़ा। ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम औरतों में यूज करते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल, और उसमें यूज करते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा औरतों में और भी लक्षण है, जिससे उनको हॉट फ्लैशेस है, या उनको मूड डिस्टर्बेंसेस है, या लिबिडो चेंजेस हैं। तो इस तरह की जब चेंजेस आती है तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट? हाँ, साइड इफेक्ट्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखा गया कि जो खासकर लेडीज का एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जो ओवरी कार्सिनोमा, इसके चांसेस बढ़ते हैं। तो ये उन्हीं में हम इस्तेमाल करते हैं आजकल जिसमें जरूरत है, और साथ साथ मॉनिटर करते रहते हैं पैप स्मीयर वगैरह के साथ कि इनको ये चांसेस तो नहीं हो रहा। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ रही है, अनीता मल्होत्रा है पटियाला से। जी अनीता जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज अनीता मल्होत्रा। मैं पटियाला से हूँ और मेरी उम्र 40 साल है। एंड माय क्वेश्चन इज, मैं बचपन से ही लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, और मुझे डॉक्टर ने दूध से और उससे बनी हुई जो भी चीजें होती हैं वो ना खाने की सलाह दी है। कहा जाता है कि दूध शरीर में कैल्शियम के लिए काफी जरूरी है। बट मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं दूध ना पीऊँ तो उससे मेरी हड्डियां कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएंगी? और दूध अगर ना पीऊँ तो उसकी जगह अल्टरनेटिव क्या है उसका? जी, क्या अल्टरनेटिव है ये? तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो फिर अपने डॉक्टर से परामर्श करिए, और मेरे ख्याल से आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, क्योंकि दूध हमारा एक प्रिंसिपल सोर्स है कैल्शियम का। अगर वो आप नहीं ले पा रहे तो आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। जी, इन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी लेने चाहिए? तभी लेने चाहिए, यानी अपनी मर्जी से खुद बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जी, कई लोग विटामिन की टैबलेट लेते रहते हैं। बिल्कुल, हमारे मरीज आते हैं, लेडीज आती हैं बच्चों को लेकर कि डॉक्टर साहब इनको कैल्शियम शुरू कर दें, या कुछ लेडीज वैसे कैल्शियम खाती रहती हैं कि क्योंकि लेडी हूं इसलिए कैल्शियम चाहिए। तो ये बहुत गलत धारणा है। जिसमें जरूरत है उसमें ही देनी चाहिए। जी, कैल्शियम के सप्लीमेंट में क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या आता है? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में जो डाइटरी प्रोडक्ट्स में तो दूध और दूध से बनी चीजें जी, और इवन लेंटिल, सोया के अंदर काफी कैल्शियम होता है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको वैसे ही उनको थ्रू नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जाता रहता है प्रोटीन। जो वेजिटेरियन है, उनके दूध और दूध की पनीर प्रोडक्ट्स जितने हैं उसमें कैल्शियम है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए क्या? उनके लिए तो आप दूध की चीज तो ले ही नहीं सकते कोई ना, फिर आपको उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए, ताकि उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन दालें खा लें ये, और इसके अलावा कैल्शियम लेना पड़ेगा आपको। जी, हम इलाज की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, कितने वक्त तक चलता है ये इलाज ऑस्टियोपोरोसिस? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज ही सबसे मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं कि ये बहुत महंगा है या बहुत डिफिकल्ट है, ये लंबा इलाज है बहुत। इसकी दवाइयां कम से कम 1 से 5 साल खानी पड़ती है, और कुछ व्यक्तियों में जिंदगी भर खानी पड़ती है। जी, अगर ये बीमारी एक बार इलाज करवा लिया, अच्छी तरह से ठीक भी हो गई, उसके बाद दोबारा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए जितने मरीज जो ठीक हो जाते हैं तो उनको बताते हैं कि हर 6 मंथ्स या 1 ईयर में रेगुलर चेक करते रहे। अगर फिर दोबारा होने की संभावना है फिर दवा को शुरू करते हैं। कितना खर्च कितना आता है ऑस्टियोपोरोसिस? बहुत सस्ता है। ये लोगों को बहुत गलतफहमी की बहुत महंगा इलाज है, बहुत सस्ता इलाज है जी। कैल्शियम आप दिन का अगर आप देखें तो 40 या 50 रुपए से ज्यादा का इलाज नहीं है ये पर डे का जी। और भी सस्ती आजकल फॉर्मुलेशंस आ गई हैं जो कि सिर्फ 10 से 20 रुपए पर डे का इलाज। तो पूरे महीने के अंदर जो इलाज है वो 400 या 500 रुपए से ज्यादा का इलाज नहीं है जी। शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हड्डियों में होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अलग अलग तरह के इलाज हैं? नहीं, इलाज जो हम ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं वो पूरी हड्डी के लिए एक ही है जी।
तो ये नहीं कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है तो उसके लिए अलग दवा है, या किसी को कुल्ले में है तो उसके लिए अलग दवा है। दवा तो एक ही है। और इलाज के दौरान जो ये दवाइयां दी जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए, उनका कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? बहुत कम गुरमीत जी। मैं अगर आप पूछो मुझसे, सबसे ज्यादा पेट से रिलेटेड, किसी को नोजिया या उल्टी आने का मन करना या गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ये देखी गई हैं। बहुत रेयरली हॉट फ्लशेस या एलर्जी होती है दवाइयों से, अगर कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी, कुल मिलाकर ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? बचाव के लिए एक तो आपको जागरूकता चाहिए, पता होना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, किस समय इलाज कराएं। दूसरा, जो हमारे हाथ में जो फैक्टर्स जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी है जी। तो आप ध्यान रखें कि आप चलते फिरते रहे जी, और अपनी डाइट वगैरह, खाने पीने में जिस हम बार बार बात चर्चा कर रहे हैं जी, कि दूध प्रोडक्ट्स, कैल्शियम रिच डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ये लेनी चाहिए। और विटामिन डी बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, विटामिन डी पे मेरे को एक बात आपको बताना चाहूंगा कि काफी माता आती है कि अपने बच्चों को धूप पे नहीं जाने देना कि वो काले हो जाएंगे, धूप पड़ेगी तो। ये बहुत गलत धारणा है। एक ऑस्टियोपोरोसिस की जो फ्यूचर का जो सेटिंग है वो बचपन से हो जाता है, खासकर उन बच्चों में जिनको बिल्कुल सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, क्योंकि जो धूप के जरिए हमारी चमड़ी से जो विटामिन डी का जो मैन्युफैक्चर होता है, जो विटामिन डी बनती है, वो इतनी जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए कि वो, मैं सबको ये एडवाइस दूंगा कि उनको बिल्कुल मत रोकें कि धूप में बच्चा जा रहा है, और जितना धूप में खेल सकता है खेलने दीजिए, उससे कालापन या गोरापन में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। यानी कितनी देर तक एक दिन में रोजाना धूप में ये काफी पूछते हैं कि कोई ऐसा टाइम नहीं है कि, लेकिन ये नहीं कि अब घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, बुला लो। जितना बच्चा खेल रहा है अपने बच्चों के साथ, धूप के अंदर जाने दीजिए, खेलने दीजिए जी। और डाइट में कैल्शियम इंटेक कितना होना चाहिए रोजाना एक दिन में? देखिए, बाय एंड लार्ज अंदाजा जो है 1000 से 1500 ग्राम तक का कैल्शियम चाहिए होता है रोज का जी। तो ये तो हम सबको चाहिए होता है, लेकिन उसके अलावा जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसके अंदर हमें 1000 mg जो है एडिशनल चाहिए होता है कैल्शियम। यानी कुल मिलाकर हमें अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए। बिल्कुल जी। यानी कुल मिलाकर सभी दर्शकों को यही सलाह होगी कि नियमित तौर पर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल करें, और धूप से इतना भी ना बचें कि ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी और उसके इलाज के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइंस सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर मेहरा, आपका हेल्थलाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।